हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 20th ऑफ अक्टूबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 20 अक्टूबर 2020 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। नहीं मिलता है चैनल, कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाओ और इस लिंक को क्लिक करो और जाकर ये चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। आप डेली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को डेली द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आज हमारे आर्टिकल में HIV के बारे में मेंशनड है। तो ये HIV है क्या, इसका पूरा का पूरा पर्टिकुलर बैकग्राउंड एनालिसिस, उसके नोट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ओके, क्योंकि हम लोग डेली जो है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को अपलोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन और आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। तो सबसे पहला आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा। ये आर्टिकल है हमारा कुछ चाइनीज से रिलेटेड, चाइनीज के सोल्जर से रिलेटेड। क्या बात है यहाँ पर कि जो हमारी LAC है वहाँ पर एक चाइनीज सोल्जर्स हम लोगों को घूमता हुआ दिखा। फिर उसको हमने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया, उसको हमने पकड़ लिया। लेकिन अब हम उसे कब रिटर्न करेंगे, जब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जब पूरी हो जाएंगी सारी की सारी, तब। ऐसा हमारा आर्मी का कहना है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन आर्मी के पास सोल्जर है, जो चाइनीज सोल्जर है, वो बिल्कुल पता चल चुका है कि हाँ, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि हाँ भाई वो चाइना का ही है। नाम है उसका वंग या लोंग, ठीक है। और ये भी बोला आर्मी ने हमारी कि सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, कुछ भी हो, मेडिकल असिस्टेंस, ऑक्सीजन, फूड, वार्म क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये वापस तभी जाएगा, इसको रिटर्न तभी करेंगे जब यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तब, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। खैर, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, आप यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो उसमें से, वो है आपके लिए LAC, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसको देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे इसके बारे में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये लोग देखो, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये LAC, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है क्या, ये एक डिमार्केशन है। डिमार्केशन मान लो कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये जैसे ये हमारा है एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि सेपरेट करता है इंडिया की टेरिटरी को और चाइना की टेरिटरी को, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारा इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, और ये जो हमारा सेपरेट करने वाला डिमार्केशन पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर देखें तो ये इंडिया कंसीडर्स द LAC टू बी 3,488 किलोमीटर लॉन्ग, वाइल द चाइनीज कंसीडर इट ओनली बी द अराउंड 200 किलोमीटर। जो इंडिया की साइड से, इंडिया के पास जो LAC है वो कितनी लंबी है, 3,488 किलोमीटर की। जो चाइना के पास LAC है वो है 2,000 किलोमीटर की। चलो अब मैप में दिखाऊं मैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत देखोगे मैप में, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जो LAC है वो हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो। और आप कह सकते हो जो इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट रहते हैं, दोनों के बीच में विवाद रहते हैं, वो भी 3 जगह पे रहते हैं। कौन कौन से, एक तो आप लद्दाख वाले रीजन में देखोगे, फिर थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पर, फिर उसके बाद आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। यहाँ जो यहाँ पर रेड रेड स्पॉट हो रहा है, यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों के बीच में डिस्प्यूट देखे जाते हैं। ये पिक्चर देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो अक्साई चीन वाला एरिया है, वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट रहते हैं, सेंट्रल सेक्टर में रहते हैं, ईस्टर्न सेक्टर में रहते हैं, और किलोमीटर्स भी बता रखा है कि कितने कितने किलोमीटर्स के बीच में यहाँ पर ये लोग, इनके बीच में डिस्प्यूट रहता है। ओके, तो ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। ओके, तो हमने LAC के बारे में पढ़ रहे थे, साथ ही साथ हमने डिस्प्यूटेड एरियाज भी देख लिया, एक टॉपिक हमारा साथ ही साथ और कवर हो गया। अब लेकिन हम लोग LAC की बात करें तो जो ईस्टर्न सेक्टर में है, जो कि स्पैन यहाँ पर आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश से लेके सिक्किम तक यहाँ पर हमारी है। दूसरी मिडिल सेक्टर में है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक। उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में, ठीक है। तीनों LAC कहाँ कहाँ पर है हमने ये देख लिया। फिर से देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ डिस्प्यूटेड एरियाज है, यहाँ पर हमारे LAC भी है, सेंट्रल सेक्टर में है, वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में है। ओके, तो यहाँ पर हमारी LAC लोकेटेड है। तो LAC का आपका मतलब समझ में आ गया ना। रिवाइज करते हैं एक बार। LAC क्या है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक डिमार्केशन पॉइंट जो कि इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है। ओके, और ये जो पॉइंट है ये हमारा 3 जगह पर है। कहाँ कहाँ पर है आपको मैंने मैप में दिखा दिया है, ठीक है। एक लद्दाख वाले रीजन में, एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। ओके, नाउ चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। तो हमने LAC को टॉपिक को कवर किया यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना है आपके UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके,
नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल ये दिखेगा, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें से फिर से एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है जो कि आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर आर्टिकल बेसिकली है किस चीज़ के बारे में, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने क्वेश्चंस करे फारूक से कि आप 6 घंटे तक क्वेश्चन करेगा किस चीज़ को लेकर, जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड केस को लेकर कुछ यहाँ पर केस वेस चल रहा है। तो आपके लिए जो ये आर्टिकल है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे जो ईडी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये देखोगे आप काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी रहती है। तो चलो इसको भी कवर करते हैं जैसे हमने एलएसी को कवर किया। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको डायरेक्टरेट और ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉज वगैरह लागू करे जाते हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इकोनॉमिक आप कह सकते हो इकोनॉमिक क्राइम्स जो होंगे हमारे उसके रिगार्डिंग। पहली बात तो यहाँ पे एजेंसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक क्राइम्स है इंडिया में उसको टैकल आउट करने के लिए, यानी कि जैसे कि ब्राइबरी केस, जो घूस वगैरह ले लिए जाते हैं, है ना, वैसे केस जो मनी रिलेटेड केसेस होते हैं, घूस वगैरह के केसेस हो गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो कि मनी रिलेटेड केस होते हैं, उन सबको हैंडल करने के लिए यहाँ पर हमारा ईडी बनाया गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो इस टाइप के जो केसेस को हैंडल करता है। ओके, इसके अंदर आप देखोगे कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाले, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आप देखोगे इट इज़ द पार्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे पूरा का पूरा ये पार्ट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसमें ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये सारी सर्विसेज कैसे अलोकेट करी जाती हैं, कैसे मिलती हैं आपको यूपीएससी क्लियर करने के बाद, है ना। तो ये सारे जो ऑफिसर्स हैं ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर में काम करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके, क्या काम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जो भी इकोनॉमिक क्राइम होता है, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से याद रखो ब्राइबरी केसेस, ब्राइबरी से आप याद रखो जैसे घूसखोरी के केसेस हो गए, जो पैसे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं, पैसे का घोटाला देखा जाता है, वो केसेस कौन हैंडल करता है, हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। नाउ बढ़ते हैं आगे और आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 को स्किप करो, कोई आर्टिकल हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट है, इसे भी स्किप करो। पेज नंबर 4 पे आप लोगों को यहाँ पर एक आर्टिकल दिखेगा, ये वाला। इस आर्टिकल को मैं पिछले 5 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये आर्टिकल मैं बता दूं है क्या, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसमें से पढ़ना क्या है। देखो, ऑड और इवन जो है एक हमारे पास लास्ट वेपन रह जाएगा जो कि हम पॉल्यूशन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा ये दिल्ली में अप्लाई भी करा गया था, ऑड और इवन वाला नंबर, यानी कि जिसके पास भी अपनी कार्स हैं, ठीक है, जिसके पास भी अपनी पर्सनल व्हीकल्स हैं, वो क्या करेगा, जिसका ऑड नंबर होगा गाड़ी का और जिसका इवन नंबर होगा, एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी, है ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो फिर क्या था यहाँ पर, ये चीज़, ये जो बोला गया है, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह जाएगा कि हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को दिल्ली में। ओके, तो हम लोग किस तरीके से बताते हैं, मतलब कि हम लोगों को ये देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी आपको यहाँ पे एक समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है एक्चुअली में, जो एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली है, गुरुग्राम एंड नोएडा, ये पुअर कैटेगरी में है। ठीक है, ये मंडे को यानी कल का दिन जो हमारा निकला है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुअर कैटेगरी की ये एयर थी, एयर क्वालिटी थी। अब ये पुअर कैटेगरी पता कैसे चला कि पुअर कैटेगरी की एयर क्वालिटी है, ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू पता चलता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू। इस तरीके से यहाँ पे ये AQI होता है हमारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू हमारा ये पता चलता है सब कुछ, ये हमें इंडिकेट करता है। इसमें देखो ये 6 कलर दे रखे हैं, 6 कलर, यानी कि एक थोड़ा सा ग्रीन कलर दे रखा है। ग्रीन कलर में क्या होता है कि जो हवा है, एयर है, वो सही क्वालिटी, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास ग्रीन, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर है, जिससे कि थोड़ा बहुत हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फिर वो आता है हमारा मॉडरेट, ठीक है, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है पुअर, फिर वेरी पुअर, फिर सैवरे, यानी कि अब जो ये पुअर, वेरी पुअर, सैवरे, ये ऐसी कंडीशन है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल, आप कह सकते हो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा इस एयर का, क्योंकि इस एयर के अंदर 8 पॉल्यूटेंट केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो कि आपकी बॉडी में लंग डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज को प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो एक QI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या काम है कि एयर पॉल्यूशन यहाँ पे कितना है उसको बताना, बाय गिविंग द इंडिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है एक आर्टिकल छोटा सा इसके बराबर में एक और है, ये किस चीज़ के बारे में है, दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर तय किया है कि जो RT-PCR का टेस्ट है उसमें जो है, जो कॉस्ट जो जाती है उसका, यानी कि जो जितने रुपए का टेस्ट है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो उसको कट डाउन करने की बात करी गई है।
ठीक है, जो RT-PCR की टेस्ट है उसके कॉस्ट में कट डाउन करने की बात करी गई है, उसे सस्ता करने की बात करी गई है। नाउ अब इसमें हम क्या पढ़ें, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? RT-PCR सिंपल सी बात है, RT-PCR ही एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे कोरोना काल में इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि वैक्सीन से रिलेटेड हैं, कोविड-19 से रिलेटेड हैं, RT-PCR हो गया और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, ठीक है, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ पैंडमिक से रिलेटेड हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि पूरे साल हमारा ऐसे ही निकल गया पैंडमिक को लेकर, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। RT-PCR क्या होता है हमारा? तो RT-PCR की पहले फुल फॉर्म सुन लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। आपने सुना होगा PCR टेस्टिंग होती है, ठीक है, PCR टेस्टिंग हो रही है, तो ये किस चीज़ की यहाँ पर बेसिकली कोविड-19 की टेस्टिंग करी जाती है। तो किस तरीके से करी जाती है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ इस पिक्चर के थ्रू। ओके, नाउ तो ये पीसीआर एंटीजन टेस्ट है। ओके, ये पीसीआर एंटीजन टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है आपकी बॉडी में वायरस है या नहीं। इसमें पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप आप लोग देखोगे, स्वैब कलेक्ट करा जाता है, एक सैंपल कलेक्ट करा जाता है आपके थ्रोट से, ठीक है, एक सैंपल कलेक्ट करा जाता है। फिर उसके बाद उस सैंपल को लैब में लिया जाता है। लैब में लेने के बाद उस सैंपल को क्या करा जाता है, जो उस सैंपल में आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए को अपने बाकी सारे मॉलिक्यूल से अलग कर दिया जाता है, आरएनए को सेपरेट कर दिया जाता है। अब चूंकि ये हमारा RT-PCR टेस्ट है, इसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए को रिवर्स, इस पर रिवर्स पलटी मारते हैं, आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डीएनए में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में, क्योंकि डीएनए के टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ है, ये वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। आरएनए के टेस्ट के थ्रू नहीं पता चलेगा, डीएनए के टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। तो इसी वजह से हम लोगों को आरएनए को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएनए में, और इसी वजह से इस टेस्ट का नाम भी रख रखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे हमने डीएनए के अंदर बदल दिया, डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, जो पीसीआर मशीन होगी हमारी, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन की मशीन होगी, उसमें डीएनए इज डुप्लीकेटेड मैनी टाइम्स, इट कैन डिटेक्ट विद अ फ्लोरोसेंट डाई, यानी कि काफ़ी बार यहाँ पर देखा जाएगा, इसी टेस्टिंग करी जाएगी। इसे आप कह सकते हो कि काफ़ी बार डुप्लीकेटेड करा जाएगा, जिससे कि जो फ्लोरोसेंट डाई होगी उसके थ्रू पता लगाया जाएगा कि आपके डीएनए की चेकिंग होने के बाद कि आपकी बॉडी में जो है वो वायरस प्रेजेंट है या नहीं, कि आपकी बॉडी कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये टेस्टिंग होती है। ओके, RT-PCR टेस्टिंग क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। नाम से याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सबसे मेन खेल इसमें है, आरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए के अंदर। नाउ बढ़ते हैं आगे, और ये सब एडवर्टीजमेंट है, हमारे किसी काम के नहीं है। फिर आते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। पेज नंबर 6 जो है एडिटोरियल्स, वो हम वापस आते हुए डिस्कस करेंगे, सबसे लास्ट में एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे और बिंदास तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। एडिटोरियल कुछ हैं मज़ेदार हैं, आज के 1-2 एडिटोरियल जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारा एक सबसे पहला एडिटोरियल यही वाला एडिटोरियल है, मज़ेदार एडिटोरियल है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी पहले पेज नंबर 8 के ऊपर आते हैं। ये भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम लोग फालतू न्यूज़ नहीं कवर कर सकते, अपने पास इतना टाइम नहीं है यार कि हम इतनी फालतू न्यूज़ कवर करें स्टेट्स की, और यहाँ पे बाकी ज़रा लोकल एरियाज़ की न्यूज़ आपको नहीं कवर करनी है बिल्कुल भी। ओके, ये आर्टिकल्स जो हैं ये भी आपके लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, फिर भी ये ऊपर ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एक बार आपको यहाँ पर इसके बारे में आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया, नो टाइम फॉर रिलैक्सेशन। अभी क्या है देखो, अभी आज के टाइम पे हम लोग देखें तो कोविड-19 की सिचुएशन थोड़ी बहुत हम लोग को संभलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो सितंबर था, सितंबर में मिड सितंबर के बीच में 15 सितंबर के आसपास जो है वो कोविड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे, बहुत तेज़ी से कोविड केसेस में राइज देखा गया था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जो है डिक्लाइन होता हुआ नजर आया, और अभी काफ़ी समय तक हम लोगों को डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है, और आज के टाइम पे सिचुएशन थोड़ी बहुत हम लोगों को संभलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये भी बात है कि अभी हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है हमारा ठंडियाँ भी आने वाली है, विंटर्स आने वाले हैं, तो उसमें क्या रहने वाला है। अब जैसे कि फेस्टिवल आएंगे तो फेस्टिवल में चांसेस हैं, पूरे 100% चांसेस हैं कि कोविड-19 के केसेस में राइज देखने को मिलेगा, कोविड-19 के केसेस हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है कि क्या करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर ही है कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी कंट्री को, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इस कोविड-19 के अगेंस्ट। अब कैसे कैसे आप लोगों को करना है, जैसे सभी चीज़ पता होंगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग और बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको मेंटेन करके रखनी है ना, तभी आप जाकर यहाँ पर इस चीज़ को रोक पाओगे, इस कोविड-19 के स्प्रेड को रोक पाओगे। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल भी लापरवाही अगर दिखाने लगे तो फिर ये कोविड-19 ऐसे इसी तरीके से जैसे अभी फैल रहा था, इसी तरीके से फैलता रहेगा, और केसेस जो हैं वो भी राइज होते रहेंगे। ओके, तो यहाँ था ये आर्टिकल, इसको भी हमने ख़त्म कर लिया।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा। इस आर्टिकल में यहाँ पर क्या बात हो रही है मैं भी आपको बताता हूँ। अभी क्या हुआ, ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करी गई बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पीएम साहब ने काफ़ी सारी बातें बोली हैं, काफ़ी सारी तारीफ करी है इंडिया की। इंडिया सेटिंग अप अ रोबस्ट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, इंडिया सेटअप कर रहा है एक बहुत ही ज़्यादा धाकड़ एक वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को, ऐसा हमारे पीएम साहब ने बोला। मोदी साहब ने बोला कि हाई रिकवरी रेट जो है ये फ्लैक्सिबल लॉकडाउन की वजह से है, यानी जो इतना हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं, इतनी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली है, कोविड-19 के डेथ में हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला है। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फ्लैक्सिबल लॉकडाउन्स लगाए, ठीक है, फ्लैक्सिबल लॉकडाउन। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कभी यहाँ पे संडे सैटरडे को लग रहा था, है ना, फिर पूरे हफ्ते नहीं था, फिर संडे सैटरडे को था। तो इस तरीके से हम लोगों ने बीच बीच में लॉकडाउन्स लगा लगा कर क्या करा है, रिकवरी को मेंटेन करा है, और साथ ही साथ जो कोविड-19 के केसेस को भी डिक्लाइन करा है, और जो डेथ हो रही थी उससे वो भी डिक्लाइन करा है। ऐसा जाके इन्होंने मीटिंग में बोला है, ये सारी बातें बोली हैं। और इंडिया जो है फोर फ्रंट पे है वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर, यानी जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो इंडिया भी सबसे आगे है उसके अंदर। और इंडिया जो है आप कह सकते हो एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी सिस्टम भी एस्टेब्लिश करेगा जल्दी ही, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे वैक्सीन सबको मिलेगी। और इंडिया जाना जाता है कि एक लो कॉस्ट की यहाँ पे वैक्सीन बनाने वाला है। सबसे लो कॉस्ट जो वैक्सीन बनने वाली है वो इंडिया ही बनाएगा, और चाहता है इंडिया की बाकी सारे नेशंस की भी हेल्प कर सके। ओके, ये सारी बातें जो है इन्होंने जाके मीटिंग में बोली हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। कौन सी मीटिंग हुई थी? ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को एक छोटा सा आर्टिकल एक और दिखेगा, BARC से रिलेटेड है। अब BARC क्या है ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, और अभी आपको पता होगा मैंने एक आर्टिकल कवर किया था रिसेंटली, न्यूज़ एडिटोरियल आया था उसका, TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसका स्कैम देखने को मिला था हम लोगों को, इसमें फ्रॉड वगैरह देखने को मिला था। किसके द्वारा? रिपब्लिक टीवी के द्वारा, ठीक है। जो रिपब्लिक टीवी हमारा टीवी चैनल है उसके द्वारा फ्रॉड देखने को मिला, उसकी TRP एकदम से हाई हो गई, तो पता चला कि उसने घोटाला कर रखा है। क्या घोटाला करा है ये सब मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है अभी यहाँ पर इनके लिए जो है केस वगैरह चलने वाला है और जाने वाला है अभी कोर्ट वगैरह, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। अर्नब गोस्वामी जो कि अभी यहाँ पर आप कह सकते हो चीफ हैं रिपब्लिक टीवी के, जिनकी आप पिक्चर ये देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे BARC है, ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस रिपब्लिक टीवी से, ऐसा बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर अब आर्टिकल में कवर करना है आपको BARC ये है क्या, जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इस रिपब्लिक टीवी के चैनल से। क्यों नाराज़ है ये आपको पता ही है, क्योंकि इन्होंने स्कैम किया TRP को लेकर, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को लेकर। क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि कौन कौन से घर में बैरोमीटर्स लगे हुए हैं जो कि आपके टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को मापते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उन घर वालों को पैसे दे दिए, 500-500 रुपये पकड़ा दिए, और कहा कि अब हमारा ही चैनल चलाए रखना पूरे दिन तक, और पूरे दिन चैनल चला के रखा उन्होंने। तो अचानक से TRP इसकी बढ़ गई। अब चेकअप करा गया तो TRP में इनके इंक्रीमेंट देखा गया। तो सारी चीज़ें देखने के बाद तो मुंबई के हाई कमिश्नर ने सारी चीज़ें देखी, जांच पड़ताल करी, तो पता चला कि इन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी किसी जिन्होंने सेट टॉप बॉक्स बनाया था उसके एम्प्लॉय के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ अब आते हैं हम लोग इस आर्टिकल के ऊपर जो कि BARC के बारे में बात करेगा। BARC हमारा GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और GS पेपर 2 में हमारा UPSC ने गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस का एक टॉपिक दे रखा है। GS पेपर 3 में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है, रोल ऑफ मीडिया टॉपिक है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक है। तो इन सभी टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। BARC एंड द फुल फॉर्म इज ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ओके, तो यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करी गई थी 2010 में, जो कि ओन करी जाती है एडवर्टाइजर्स एड एजेंसीज के द्वारा, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करे जाते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के द्वारा। ओके, तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो जो कि पूरा का पूरा हमारा एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, पूरा का पूरा जो अभी हम लोग टीवी देखते हैं, धड़ाक से एडवर्टाइजमेंट आता है, करोड़ों के रुपए की कमाई करते हैं ये लोग। तो ये सारा जो एडवर्टाइजमेंट्स का कौन हैंडल करता है, वो हमारा BARC हैंडल करता है। ओके, नाउ तो BARC हमारा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है इस रिपब्लिक टीवी चैनल से, यहाँ पे ये बोला गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को छोटा सा आर्टिकल ये दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्ट करेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी जो है पार्ट लेगा इसके अंदर। हालांकि अभी जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आर्टिकल है। अभी कुछ इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ना है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। मालाबार एक्सरसाइज एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें कि US है, जापान है, इंडिया है, लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐड होगा, तो उससे उसके वजह से कि ट्राइलेटरल से क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और इन चारों का एक और ग्रुप है, आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, है ना।
तो ये जो मिलकर काम करेंगे और यहाँ पर जो है आप जब मिलकर काम करेंगे तो चारों के बीच में जो है आप कह सकते हो कि रिलेशंस इंप्रूव होंगे, चारों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती हैं। ओके, वर्ल्ड पेज पे आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इस समय आर्टिकल नहीं, आप सारे आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ल्ड पेज को आप स्किप करो आज का, और फिर आते हैं हम लोग बिजनेस पेज के ऊपर। बिजनेस पेज पे आप लोगों को एक छोटा सा आर्टिकल ये दिखेगा, जो चाइना का जीडीपी ग्रोथ है, चाइना का ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है, वो एक्सेलरेट कर रहा है 4.9% से। यानी कि चाइना एक ऐसी इकलौती कंट्री मानी जा रही है जो कि कोविड-19 के सिस्टम में भी ग्रो कर रही है, यानी उनकी उसकी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से ग्रो कर रही है। हालांकि सबकी डूब गई इकोनॉमी इंडिया की, तो पूछो मत क्या हाल हुआ है, लेकिन चाइना की जो है इकोनॉमी वो ग्रो कर रही है, चाइना की जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग को और दिखेगा, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने बोला कि जो इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट है वो जल्दी टाइम पर आया जाएगा, ठीक है, जल्दी टाइम पर लाया जाएगा। जो जीडीपी का आप कह सकते हो एस्टिमेट है, बताएगा कि इंडिया की क्या मतलब क्या हालत है इस जीडीपी के थ्रू, तो वो जो है जल्दी लाया जाएगा पूरा का पूरा एस्टिमेट, तो इनके द्वारा ये बोला गया। नाउ अब चलते हैं वापस अपने एडिटोरियल के ऊपर। ओके, नाउ पेज नंबर 6 पे आते हैं, ये हमारा एडिटोरियल पे आपको सबसे पहला आर्टिकल दिखेगा, लव इन द टाइम ऑफ पोलराइजेशन। अब ये आर्टिकल बेसिकली क्यों आया है न्यूज़ में, देखोगे एक कंपनी है टाटा ओन कंपनी तनिष्क, ठीक है, टाटा ओन कंपनी है तनिष्क, इसने एडवर्टाइजमेंट करा कुछ इंटरफेथ को लेकर, ठीक है। इंटरफेथ यानी कि आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके का था जिसको अलग तरीके से देखा गया लोगों के द्वारा, और लोगों ने क्या कह दिया इसे, लव जिहाद का नाम दे दिया, जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हो कंप्लेंट्स वगैरह गई। तो इसने जो टाटा की यहाँ पर ओन्ड तनिष्क कंपनी है, इसने इस एडवर्टाइजमेंट को वापस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में है, ये आर्टिकल है इंटरफेथ रिलीजन इंटरफेथ के बारे में, ठीक है, इंटरफेथ मैरिज के बारे में, क्योंकि ये इंटरफेथ मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें कि एक शायद मुस्लिम वेमेन थी जो कि अपनी शायद कि हिंदू की लड़की थी या फिर कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो उसकी शादी करवा रही थी, इस तरीके से कुछ आर्टिकल यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट था, है ना, तनिष्क को लेकर। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है इस पूरे आर्टिकल में, इंटरफेथ मैरिज की। तो अभी हम इसे अलग से देखेंगे और बात करेंगे कि आज के टाइम पे इंडिया की क्या सिचुएशन इंटरफेथ को लेकर। और आपको याद होगा ये वाला आर्टिकल मैंने परसों के सुबह वाले डेली आइस एग्जाम डोज की जो वीडियो आती है, मैंने उसके अंदर कवर किया था ये इंटरफेथ मैरिज के बारे में। ओके, तो यानी कि इंटरफेथ मैरिज क्या होती है पहले मैं आपको बता दूं, जो एक रिलीजन वाला बंदा, यानी कि आपस में अलग अलग रिलीजन में जो शादी कर लेते हैं, है ना, वो इंटरफेथ मैरिज होती है, इंडिया में देखी जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा ही कुछ एडवर्टाइजमेंट था इसका कि जिसमें इंटरफेथ मैरिज दिखाई जा रही थी, तो उसको जो है लव जिहाद दे दिया गया और लव जिहाद कहा गया, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिटिसाइज करा गया, जिसकी वजह से जो ये तनिष्क कंपनी है इसने वापस ले लिया अपना एडवर्टाइजमेंट। नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इंटरफेथ मैरिज की। तो मैंने आपको क्या क्या कवर किया था परसों वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टेलीग्राम पे आप जाकर ज्वाइन कर लेना, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो जो हमारी इंटरफेथ मैरिजेस हैं इंडिया के अंदर, इसकी सिचुएशन देखेंगे। जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सोशल इशूज़ में आता है हमारा सोशल इशूज़ जो है हमारा जीएस पेपर 1 में आता है। अगर हम इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में बात करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटरफेथ मैरिजेस कौन सी होती हैं, जो अलग अलग रिलीजन्स में शादी हो जाती हैं, जैसे कि हिंदू की क्रिश्चियन से हो जाती है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसे जैसे कि सिख की हिंदू से हो जाती है, फिर मुस्लिम्स की हो जाती है क्रिश्चियन से। तो इस तरीके से जो है इंटरफेथ रिलीजन यानी कि अलग अलग रिलीजन की जो शादी हो जाती हैं, ठीक, शादी कर लेते हैं लोग, बेसिकली हो जाती ही नहीं कह सकते, शादी कर लेते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया में क्या सिस्टम है अभी बात कर रहे हैं हम लोग। ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात हो गया, जो तनिष्क ने अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला था फाइनली, लेकिन विड्रॉ कर लिया अपना एडवर्टाइजमेंट। लेकिन 2013 की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो इंटरफेथ मैरिजेस अगर इंडिया में देखें तो ये होती हैं यार। और स्टडी ने क्या बताया, 2.21% तक जितनी भी मैरिड वीमेंस हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49, इन्होंने जो है आउटसाइड द रिलीजन मैरिज करी है, यानी कि अपने रिलीजन से दूसरे वाले रिलीजन में शादी करी है। लगभग 2.21% है जितनी भी हमारी मैरिड वीमेन है, ठीक है, जितनी भी हमारी शादीशुदा वेमेन हैं उसमें से 2.21% वेमेन ने जो है अलग अलग अपने रिलीजन से हटकर दूसरे रिलीजन वाले में शादी करी है। ओके, लेकिन अभी आप देखोगे ये एज क्या बताई गई है, 15 से लेके 49 तक। अब यहाँ पे बोला गया कि 15 साल में ज़्यादा देखा गया, फिर उसके बाद जो है 20 साल में कम देखा गया, ऐसे 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 ऐसे। जब 49 जो मतलब 49 ईयर की वीमेन होगी वो बहुत ही कम,
जो इस एज कैटेगरी की वीमेंस होंगी उन्होंने बहुत कम मैरिजेस करी हैं, इंटरफेथ मैरिजेस। लेकिन जो ये हमारी 15 एज वाली, 15 to 20 एज वाली, 20 to 25 एज वाली जो वीमेंस हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा मैरिज करी हैं, इंटरफेथ मैरिजेस। आप यहाँ पर इसका एक आप कह सकते हो कि एक आप पॉइंट्स वगैरह में भी देख सकते हो, एक परसेंटेज भी देख सकते हो कि जो 15 to 19 वाली एज वाली है उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया 2.8% के लगभग। फिर उसके बाद जो है डिक्रीज हो गया, 20 to 24 में 2% देखा गया। फिर उसके बाद 25 to 29 में 1.9% देखा गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये, सॉरी मैंने अगर गलत बता दिया हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये याद रखना 1.9% जो है अबव 30 के लिए देखा गया, और 2% देखा गया 25 to 29 वाली एज के लिए। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मतलब यह है, इसे छोड़ो, इसे कुल मिला के अपना दिमाग लगाओ यार, कि कुल मिला के क्या है कि जो एज ग्रुप है, यानी कि 15 से लेके 49 तक जो एज ग्रुप की विमेंस हैं, इन ये इंटरफेथ मैरिज करती हैं। ठीक है, इंटरफेथ मैरिज करती हैं, लेकिन जो 15 से लेकर, मान लो कि जो 15 से लेकर 25 साल तक हैं, या 25 साल तक हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरफेथ मैरिज करी है। फिर इसके बाद वाली ऐसे 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 जो की है नीचे की, जो ज़्यादा एज वाली विमेन है, उन्होंने कम इंटरफेथ मैरिजेस करी हैं। इसको ध्यान रखना। ओके, टॉपिक ज़्यादा ही लंबा हो गया, आसान सा टॉपिक कितना भारी हो गया है। चलो, उसके बाद अगर हम इसका सिनेरियो देखें रिलीजियस ग्रुप्स में, इंडिया में अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ आपको ही पता होगा। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बाकी सारी कम्युनिटीज़ हैं। तो इनके अंदर जो है क्या परसेंट है, ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। जो ये है, वुमेन मैरिंग आउटसाइड देयर फेथ इज़ द हाईएस्ट अमंग द क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के अंदर सबसे ज़्यादा दिखता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा वुमेन अपने रिलीजन से बाहर वाले रिलीजन में शादी करती हैं। देन उसके बाद आता है हमारा सिख, सिख के अंदर भी सिख सेकेंड नंबर पर आता है। उसके बाद हिंदूज आते हैं, फिर एट द लास्ट मुस्लिम्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें स्टेट्स का, यानी कि अभी तो हमने देखा कम्युनिटी का, अपनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ का, अब हम देखें राज्यों का कि कौन सा राज्य टॉप पर है। तो जो पंजाब है, पंजाब में सबसे ज़्यादा मैरिजेस देखी जाती है, इंटरफेथ मैरिजेस। फिर उसके बाद झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिक्स्ड मैरिजेस देखी जाती हैं। एंड सबसे कम कहाँ पर देखी जाती है, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सबसे कम देखी जाती हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा टॉपिक फाइनली कंप्लीट। ओके, यहाँ ये इसको छोड़ो, इसको गोली मारो, जो मैंने पढ़ाया है और जो नोट्स वगैरह वहाँ पर दे दिए हैं उसको पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा, ये कोविड-19 से रिलेटेड है। वही सारी बातें कि कोविड-19 जो मैंने अभी आपको बिल्कुल बताया, भी कोविड-19 से रिलेटेड आर्टिकल की जो फेस्टिवल्स वगैरह हैं, वहाँ फेस्टिवल्स आ रहे हैं हमारे, तो वहाँ पे कोविड-19 केसेस के बढ़ने के डर हैं। तो वही सब समझो, इस आर्टिकल को भी स्किप करो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, जो यूपीएससी पूछ सकता है उसके ऊपर ध्यान दो, और फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो। नाउ, आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेकिन अगर मैं इसको समझाने में आज आ गया तो ये समझ लो 20 मिनट खा जाएगा, ये पूरा का पूरा अकेला आर्टिकल, अकेला 20 मिनट का खा जाएगा, तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बन जाएगी। तो इस वाले आर्टिकल को मैंने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में समझा रखा है। कल का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस 19 अक्टूबर का, जाके सर्च करो दीपक यादव आईएएस एकेडमी का न्यूज़पेपर एनालिसिस। वहाँ पे मैंने डिटेल में पूरा का पूरा आर्टिकल समझा दिया है, डिटेल में पूरा का पूरा ये केस समझा दिया है, ये एक्चुअली में है क्या। तो मैं बार बार बोलूँगा, जाओ कल वाला न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना, और वहाँ पर जो है इस आर्टिकल को देख लेना। ठीक है, वहाँ पर एक दो बार मैंने क्या बोल दिया होगा, हालांकि जो पर्सनैलिटी है वहाँ पे जगन मोहन रेड्डी होंगे। ठीक है, और मैंने कभी वहाँ पे बोल दिया होगा मोहन जगन रेड्डी। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना, और जाकर वो आर्टिकल अभी के अभी देखो, तभी आपको समझ में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, ये याद रखना, क्योंकि 3-4 बार आ चुका है और लगातार एडिटोरियल कवर कर रहा है इस आर्टिकल को, और अभी भी काफ़ी टाइम आएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं पेज नंबर 7 पे, इसको स्किप करो। पेज नंबर 7 पे आप लोगों को एक छोटा सा आर्टिकल ये दिखेगा। ये आर्टिकल है बेसिकली किस चीज़ के बारे में, कि हम लोग बात कर रहे हैं कि टेररिस्ट कम्युनिटीज़, जैसे कि हो गया अलकायदा, तालिबान और लश्कर ए तैयबा। ठीक है, और उसके बाद जैश ए मोहम्मद, जो ये टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी, इसका खतरा इंडिया के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया के ऊपर जो है ये टेरर आउटफिट है, इसका काफ़ी ज़्यादा थ्रेट रहेगा, और इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज़ के ऊपर भी थ्रेट रहेगा। ओके, क्यों थ्रेट रहेगा अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले हम लोग ये देखें कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो सारा मामला हल्का है। कोविड के बाद जो है हम लोग को ये टेररिस्ट आउटफिट्स देखने को मिल सकते हैं, ये टेररिस्ट और टेररिज्म हम लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, इंडिया में भी और बाकी सारी जो इंडिया की आस पड़ोसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी। ओके, तो उसी के बारे में बात करेगा, और यही बोला गया कोविड-19 है अभी इस वजह से नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन कोविड-19 के बाद जो है हम लोग टेरर के अंदर रिसर्जेंस देख सकते हैं, टेरर हम लोग बढ़ता हुआ देख सकते हैं इंडिया के अंदर में। ओके,
और बहुत सारे लोग कोविड 19 की वजह से जो है आप कह सकते हो कि बहुत सारे कोविड 19 की वजह से भूखे हो गए या फिर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, पॉवर्टी वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो वो लोग भी फ्रस्ट्रेट में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ये सारे इस्लामिक स्टेट्स और अलकायदा। यहाँ पर जो है ये पीपल्स जो हैं इसको और जोड़ सकते हैं इसमें, और जाके आप कह सकते हो इसमें और लोग जाके जुड़ सकते हैं ये सारी सिचुएशन फेस करने के बाद, क्योंकि उन्हें कोविड 19 से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो वो जाकर ये ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की करा रही है और ज़्यादा बढ़ सकती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और आपको पता है दोहा अकॉर्ड साइन हुआ था फरवरी 29 में, 29 फरवरी में दोहा अकॉर्ड साइन करा गया था तालिबान और यूएस के बीच में, कि जो यूएस है अपने ट्रूप्स निकालेगा, ठीक है, वहाँ से जहाँ पे अफगानिस्तान में जो ट्रूप्स फंसे हुए हैं, तो यूएस अपने जो ट्रूप्स वगैरह निकालेगा। ये दोहा अकॉर्ड साइन हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो जो ये दोहा अकॉर्ड वगैरह साइन हुआ था, तो इससे क्या हो सकता है, इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है और इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे खतरा बन सकता है इन तालिबान और अलकायदा का, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और यहाँ पर देखोगे एक चीज़ और, जो ये तालिबान और अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके रिलेशंस पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे हैं और पाकिस्तान के रिलेशंस हमसे बुरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बुरे हैं और पाकिस्तान के ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर इस तरीके से भी इंडिया को एक खतरा हो सकता है। ओके, नाउ हालांकि काफ़ी सारी जो रिसेंटली रेड्स वगैरह मारी हैं, जैसे कि हम लोगों ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हम लोगों ने बनाई क्यों है, ताकि हम लोग टेररिस्ट है जो टेररिज्म है उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके रेड के द्वारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिया में करवाई गई, तो फिर उसके द्वारा भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को इन सारे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सारी बातें बोली गई कि जो इंडिया है वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट खतरा है वो देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करने वाला हूँ कि आप लोग जो है पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, आप लोग क्या करते हो, एनालिसिस देख लेते हो। तो यार एनालिसिस देखो, एनालिसिस देखने के बाद एक बार अपने आप भी रीड करे करो, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जो है समझ में आने लगेगी चीज़ें, क्योंकि आप लोग अभी रीड नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल को रीड करो। हालांकि मैं आपको एक छोटा सा ही आर्टिकल दे रहा हूँ और कुछ मत रीड करो, लेकिन इस आर्टिकल को रीड करो और इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं कहीं कि हम लोग कैसे जो है ये जो टेररिज्म है इसको टैकल आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन निकाल कर आप लोग बता सकते हो तो बताना ज़रूर। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, ये आर्टिकल बेसिकली है किस चीज़ के बारे में। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे HIV वगैरह देखने को मिलेगा, HIV एड्स वगैरह। तो इंडिया में जो है ये HIV एड्स कम होता हुआ नजर आया है। ओके, जो न्यू रिलीजेस रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, जो न्यू रिलीज करा गया है HIV एस्टीमेट किसके द्वारा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, टेक्निकल सपोर्ट किसका है, UNATDS का। तो इन सब के सपोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर जो रिलीज वगैरह करा गया है, जो भी रिपोर्ट वगैरह रिलीज करी गई है वो HIV को लेकर, और उसके द्वारा यहाँ पे ये पता चला कि जो इंडिया में HIV इन्फेक्शन है, चाहे वो चिल्ड्रन में हो चाहे वो वीमेंस में हो, वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। HIV जो हमारा एड्स वगैरह है, ठीक है, HIV इन्फेक्शन के थ्रू ही एड्स हो जाता है, तो वो हम लोग को डिक्रीज होता हुआ नजर आया है, कम होता हुआ नजर आया, जो कि बहुत अच्छी बात है एक, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 2010 में देखें, पहले यहाँ पे बताया जा रहा है जो HIV रिड्यूस हुआ है 31,000, 2010 में 31,000 थे, ठीक है, और 2010 में जो है 20,000 है, यानी कि ओवरऑल काफ़ी तेज़ी से जो हम लोगों को जो है इसमें डिक्रीमेंट होता हुआ दिखा है, डिक्रीज होते हुए दिखा है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी हम लोगों को और भी दूर जाना है, स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारी अभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व आउट कर रही हैं इसी तरीके से। ये एक हमारे लिए पॉजिटिव, आप कह सकते हो एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे यहाँ जो इंडिया है उसमें HIV रेट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, हालांकि अभी कोविड 19 से लड़ रहे हैं, लेकिन HIV रेट भी डिक्रीज होता जा रहा है, इसको भी याद रखना ना। अब हम लोग HIV के बारे में कवर कर लेते हैं। ये है क्या HIV? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ये एक लेंटी वायरस है जो कि विच इज़ अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ द रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का ही आप कह सकते हो एक पार्ट है, एक क्लासिफिकेशन है। और इस HIV वायरस के द्वारा ही क्या हो जाता है, HIV वायरस कह रहा हूँ, जो HIV इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, फिर ये इन्फेक्शन क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। इसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर एड्स हो जाता है। एड्स क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो वर्क करना बंद हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। और आपको भी पता है कि जिस बंदे की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो बंदा कोई सी बीमारी से लड़ सकता है, लेकिन जिसका इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी वो बीमारी रहेगा हमेशा, है ना। तो एड्स एक आप कह सकते हो डेडली कंडीशन है, डेडली कंडीशन है जो कि पर्सन के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को हार्म करती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। हालांकि कैंसर भी देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। ओके, उसके बाद
बात करते हैं आगे। जो HIV है डिमोलिशेस ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ WBC, जो हमारे शरीर में देखो, अगर आप 2 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और WBCs होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वाइट ब्लड सेल्स जो यहाँ पर देखा जाता है उसको अफेक्ट करता है काफ़ी बुरी तरीके से, और साथ ही साथ टी हेल्पर सेल्स को भी बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट करता है। टी हेल्पर सेल्स को हम लोग CD4 सेल्स भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को भी इन्फेक्ट करता है ये, और इस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है इस वायरस का। ओके, तो जो एवरेज सर्वाइवल पीरियड है, जो कि मतलब कि किसी को अगर ये HIV इन्फेक्शन हो जाए तो उसका जो सर्वाइवल पीरियड होता है वो 9 से 11 साल तक होता है। वो 9 से 11 साल तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद जो है उसकी मृत्यु निश्चित है। ओके, तो जो HIV इन्फेक्शन है वो कैसे कैसे हो जाता है, जैसे कि ट्रांसफरेंस ऑफ ब्लड, यानी कि कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। आपको पता होगा एक केस भी आया था उड़ीसा के अंदर कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हो गया था, किसी ने ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज ब्लड जो है चेंज करवाया। थोड़ा बहुत जो ब्लड आप चेंज नहीं करवाया, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करा जाता है, ब्लड दिया जाता है बॉडी के अंदर, तो वो इन्फेक्टेड ब्लड डाल दिया था, और वो जो इन्फेक्टेड ब्लड था वो HIV इन्फेक्शन का इन्फेक्टेड ब्लड था। अब ये जो है ये सोच सकते हो, है ना। तो ये जो ब्लड ट्रांसफरेंस है उसके थ्रू HIV हो जाता है, साथ ही साथ ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो जाता है, यानी कि मदर के द्वारा अगर किसी वेमेन को है तो उसके बच्चे को हो सकता है। साथ ही साथ वेजिनल फ्लूइड के द्वारा यहाँ पे सेक्स वगैरह के थ्रू हो सकता है। सेमेन और प्री एजुकुलेट के थ्रू यहाँ पर जो है ये HIV इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, तो ये HIV इन्फेक्शन एज बोथ फ्री वायरस पार्टिकल्स एज अ फ्री इनसाइड द इन्फेक्टेड इम्यून सेल्स, कि वो ये सिम्स वही जो मैंने अभी बता दिया, इम्यून सिस्टम को यहाँ पे जो है इन्फेक्ट करता है। जो वीक इम्यून सिस्टम है वो पर्सन को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आप कमज़ोर बना देता है, और इन्फेक्शन की वजह से कैंसर वगैरह भी हो सकता है। ओके, 2 टाइप्स के HIV होते हैं। टाइप 1 मोस्ट कॉमन, जैसे कि आप लोग देखोगे 4 ग्रुप्स के अंदर दिए जाते हैं, ग्रुप M, ग्रुप N, ग्रुप O, ग्रुप P, ठीक है। जो ज़्यादातर HIV देखे जाते हैं वो ग्रुप M वाले देखे जाते हैं। और दूसरा टाइप का जो HIV होता है यहाँ पर, ये हम लोगों को वेस्टर्न अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे 8 अननोन HIV2 ग्रुप्स होते हैं। आपको पता होगा HIV1, HIV2 करके यहाँ पर जो है ये वायरसेस हैं। तो जो HIV2 है ये क्लोजली रिलेट करता है हम लोगों को सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से, ठीक है, इन अ मंकी स्पीसीज। नाउ खैर वही बात है कि इम्यून सिस्टम को ही आपका इफेक्ट पड़ेगा। किसको पड़ेगा? इम्यून सिस्टम को। नाउ अब हम बात करें एड्स और HIV का डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एड्स वायरस जो है, सॉरी वायरस कह रहा हूँ, जो एड्स डिजीज है वो HIV के थ्रू हो जाती है। HIV क्या है? HIV एक कैजुअल फैक्टर है एड्स के लिए, यानी कि HIV इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद जो है एड्स हो जाता है। फिर उसके बाद वायरस जो है इनकेपेबल ऑफ किलिंग अ होस्ट ऑफ इट्स बाय इटसेल्फ, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस फ्रॉम द डिजीज ऑफ किल द होस्ट। यहाँ पर जो है आप लोग देखने को मिलेगा कि जो HIV वायरस है वो पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन जो HIV वायरस है वो फैल सकता है, लेकिन जो एड्स है वो कैसे होगा? जब किसी को HIV इन्फेक्शन होगा तभी जाके उसे एड्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो दोनों का एक तरीके से जो है सिंबल वगैरह जो भी इस्तेमाल करा गया है। और इसी के साथ हुआ आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कंप्लीट। तो गाइज एट द लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आप लोगों को एक और चैनल मिलेगा, दीपक यादव, पूरा टाइप करना दीपक यादव फैक्ट्स एंड मोटिवेशन के नाम से पूरा चैनल है। तो जाकर उस पर भी आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। वहाँ पे एक मोटिवेशनल कंटेंट डालने की मेरी कोशिश रहती है, और फैक्ट्स वगैरह डालने की कोशिश रहती है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग सपोर्ट दिखा सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करके उस चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।